पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए उसमें सबसे बड़ा फैसला है कि सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। पाकिस्तान की 90% खेती, पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच 3 जंग होने के बावजूद अभी तक भारत ने इस समझौते को बरकरार रखा था। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के एक दिन बाद यानी 23 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले हुए, जिसमें सबसे अहम फैसला था कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियां, जिसमें रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत को अधिकार दिया गया, और जबकि 3 पश्चिमी नदियां जिसमें झेलम, चिनाब और सिंधु, इन नदियों के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दे दिया गया। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने इस सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, तो ये सवाल उठने लगे कि इसका इम्पैक्ट दिखने में तो सालों लग जाएंगे। हालांकि इसका असर अभी से दिखने लगा है। भारत भले ही पाकिस्तान जाने वाले पूरे पानी को नहीं रोक सकता, लेकिन उसके फ्लो को कंट्रोल जरूर कर सकता है। भारत ने पहले चिनाब का फ्लो रोका और इसके बाद 26 अप्रैल को झेलम का पानी अचानक छोड़ दिया। संधि स्थगित होने की वजह से पानी का डाटा शेयर नहीं किया गया, इसलिए दूसरी तरफ अफरा तफरी मच गई और वाटर इमरजेंसी लगानी पड़ गई। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर यह जानना होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच ये सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। दरअसल सिंधु नदी प्रणाली में टोटल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों के करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। 1947 में भारत और पाकिस्तान के इंजीनियर्स के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों से पाकिस्तान को पानी मिलता रहा, लेकिन यह समझौता 31 मार्च 1948 तक ही चल पाया। 1 अप्रैल 1948 को जब यह समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। इसके बाद दोबारा हुए समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए और इसे ही इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौता कहा जाता है। इस समझौते में यह तय हुआ कि सिंधु वाटर सिस्टम की 3 पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। इस जल संधि से पाकिस्तान को 80% पानी मिला। सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों में टोटल 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी है। सिंधु जल संधि में इसके 2 हिस्से किए गए। पहला पूर्वी नदियां जिसमें 20% पानी है। सतलुज, व्यास और रावी में 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी है और यह सारा पानी भारत इस्तेमाल करता है। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी नदियां जिसमें 80% पानी है। इसमें झेलम, चिनाब और सिंधु नदियां हैं जिनमें 13.5 करोड़ एकड़ फीट पानी है। ये पाकिस्तान का पानी है। भारत इसका बेहद सीमित इस्तेमाल कर सकता है। इस जल संधि से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था, फिर भी भारत ने यह सोचकर हामी भरी कि उसे पानी के बदले कम से कम शांति मिलेगी। हालांकि संधि लागू होने के 5 साल बाद ही 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और यह सिलसिला लगातार जारी है। सिंधु जल समझौता एक ऐसी बायलैटरल ट्रीटी है जिसकी दुनिया भर में दाद दी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जंग हुई, लेकिन कभी भी जंग के दौरान या बाद में इस समझौते को रद्द नहीं किया गया। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते इतने लो लेवल पर आ गए हैं कि इस संधि को स्थगित कर दिया गया। 3 जंग होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते के बरकरार रहने की कुछ वजह है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करते हुए सिंधु जल समझौता करवाया था। वर्ल्ड बैंक ने इसकी गारंटी दी और विवादों को सुलझाने की बात कही। ऐसे में दोनों देशों के लिए इसे तोड़ना आसान नहीं रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की 90% खेती इसी पर निर्भर है और भारत भी इसके पानी को इस्तेमाल करता है। अगर इसे खत्म करते तो दोनों देशों की कृषि और लोगों पर काफी गहरा असर पड़ता। इस ट्रीटी को ट्रांस बाउंड्री जल संधि माना जाता है, जो युद्ध काल में भी बरकरार रहती है। इसके तहत पानी को हथियार नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में ये ट्रीटी बरकरार रही। दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया, जो हर साल मीटिंग करता है और जानकारी साझा करता है।
इसके अलावा भी भारत अपनी इंटरनेशनल इमेज बचाने के लिए कभी भी इस ट्रीटी को खत्म करने या रद्द करने के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन 24 अप्रैल को भारत में जल शक्ति सचिव देवर्षि मुखर्जी ने पाकिस्तानी जल संसाधन मंत्रालय के सचिव मुर्तजा को पत्र लिखकर कहा कि ये संधि अच्छे संदर्भ में की गई थी, लेकिन अच्छे रिश्तों के बिना इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर जल शक्ति मंत्रालय की बैठक हुई। इस बैठक के बाद जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सिंधु नदी के पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान नहीं जाएगी। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी और दिल्ली के इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मेधा बिष्ट कहती है कि भारत लंबे समय से सिंधु जल समझौते की कमियों को दूर करने के इंतजार में था। समझौता रोककर वह पहलगाम हमले का जवाब देने के साथ ही इस मौके का फायदा भी उठा रहा है। लेकिन अब यह सवाल है कि क्या भारत के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने से क्या पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा? ये इसका जवाब है नहीं। फिलहाल भारत पाकिस्तान जाने वाले पानी को बहने से नहीं रोक सकता। भारत के पास पाकिस्तान जाने वाले पानी को इकट्ठा करने और उसका रास्ता बदलने के लिए उस तरह के बांध और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए अभी यह कहना गलत है कि भारत पाकिस्तान में एक बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा कर सकता है। सिंधु, झेलम और चिनाब काफी बड़ी नदियां हैं। मई से सितंबर के बीच जब बर्फ पिघलती है तो ये नदियां अपने साथ अरबों क्यूबिक मीटर पानी लेकर पाकिस्तान में घुसती है। पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों में चिनाब पर भारत ने बगलीहार डैम और रतले प्रोजेक्ट, चिनाब की एक और सहायक नदी मारुसुदुर पर पाकलडुल प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इनमें से बगलीहार प्रोजेक्ट और किशनगंगा प्रोजेक्ट अभी चालू है। दिक्कत यह है कि ये दोनों रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी ये बहते पानी के फ्लो से बिजली बना सकते हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बेहद कम है। इसलिए ये पाकिस्तान जाने वाले पानी को बड़े पैमाने पर स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि भारत सभी बांधों के जरिए इस पानी को रोकने की कोशिश करे तो इसके ऊपरी इलाके यानी भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। प्रोफेसर हसन खान पाकिस्तानी अखबार डॉन में लिखते हैं कि कम से कम इस मौसम में जब पानी का फ्लो तेज होता है तब भारत पाकिस्तान जाने वाला पानी नहीं रोक सकता। भारत अगर सिंधु बेसिन के पूरे पानी को भारत के इलाकों में मोड़ना चाहे तो उसे बांध और डाइवर्जन प्रोजेक्ट लगाने होंगे, जिसमें इससे सालों का समय लगेगा। तो यहाँ पर यह सवाल है कि अगर भारत फिलहाल पाकिस्तान जाने वाले पानी को नहीं रोक सकता तो यहाँ पर भारत का मकसद क्या है? मान लीजिए कि एक सुबह आपको पता चले कि आज पानी नहीं आ रहा और फिर अगली सुबह मोहल्ले की गलियों से लेकर आपके घरों के कमरों तक पानी भरा हो, यानी किस दिन क्या होगा ये खबर आपको पहले से ना मिले। इसी तरह भले ही भारत पाकिस्तान का पूरा पानी हमेशा के लिए नहीं रोक सकता, लेकिन वह अस्थायी तौर पर सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी का फ्लो कंट्रोल करके पाकिस्तान के पंजाब के इलाके से लेकर कराची तक पानी की सप्लाई डिस्टर्ब कर सकता है। भारत के पास अभी पानी का फ्लो कंट्रोल करके और उसकी जानकारी रोककर पाकिस्तान में पानी की कमी या फिर छोटी बाढ़ लाने की क्षमता है। पानी अचानक छोड़ा गया या अचानक रोक दिया गया तो इससे पाकिस्तान में पानी की समस्या हो जाएगी, और इसका ताजा उदाहरण अभी 26 अप्रैल का है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की खबर के मुताबिक पीओके में नदी के किनारे बसे गांव डुबेल के निवासी मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उन्हें कोई अलर्ट नहीं मिला। पानी तेजी से आया और जान माल बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कथित रूप से लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। ऑफिसर्स को समझ नहीं आ रहा था कि पानी कितना ज्यादा है और ये कितनी तबाही मचा सकता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से काफी बुरी तरह फंस चुका है। दरअसल सिंधु नदी भारत के पूर्व में तिब्बत से निकलती है और पहले लेह फिर जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान के गिलगित और बाल्टिस्तान में घुसती है। बेसिन की बाकी 5 नदियां भी हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में घुसती है और सिंधु से मिल जाती है। अपने पूरे रूट के दौरान जब तक ये नदियां भारत में होती है ये ऊंचाई पर होती है, लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान में घुसती है इनका फ्लो नीचे की ओर हो जाता है। पाकिस्तान की 90% खेती और लगभग 1/3 हाइड्रो प्रोजेक्ट सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, जिसका कंट्रोल भारत के पास है। ऐसे में पश्चिमी नदियों के पानी का फ्लो भारत के लिए एक हथियार के रूप में काम कर रहा है, और इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस चुका है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि भारत की वाटर स्ट्राइक उसे कितनी महंगी पड़ सकती है, इसीलिए पाकिस्तान पानी के बदले खून बहाने की बात कर रहा है और चीन से भी भारत का पानी रोकने की गुहार लगा रहा है। तो यहाँ पर यह सवाल है कि क्या चीन पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकता है? भारत में भी चीन के कब्जे वाले तिब्बत के इलाके से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आता है, जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय होते हुए बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। डोकलाम विवाद के बाद चीन ने ब्रह्मपुत्र के वाटर फ्लो का डेटा भारत से शेयर करना बंद कर दिया था। अब पाकिस्तान फिर चाहेगा कि चीन कुछ ऐसा ही करे। चीन ब्रह्मपुत्र के पानी को नॉर्थ चीन में मोड़ने के लिए पहले से ही सुपर डैम कहे जाने वाले साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये चिंता का विषय हो सकता है।
हालांकि यहाँ पर असलियत ये भी है कि भारत और चीन के बीच कभी भी वाटर डेटा शेयर नहीं किया गया। चीन लंबे वक्त से तिब्बत से निकलकर भारत में बहने वाली सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में जो कुछ संभव हो सके वो करने की कोशिश कर रहा है। असल में चीन हो या भारत, नदी के पानी का बहाव एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे रातों रात नहीं बदला जा सकता। ऐसे में भारत पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए सिंधु वाटर ट्रीटी में 3 स्टेप्स में लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है। केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कहा कि एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है। सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के 3 प्लान्स पर काम कर रही है ताकि पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान ना जाए। हालांकि उन्होंने इसको लेकर पूरी तरह से डाटा शेयर नहीं किया। तो इन्हीं 3 स्टेप्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है कि नई सिंधु जल संधि की जमीन तैयार करना। सिंधु जल समझौता भारत के लिए कभी भी फायदे का सौदा नहीं रहा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में यह संधि हुई थी। तब भारत चाहता था कि पाकिस्तान की तरफ से होने वाले भारत पर हमले बंद हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। संधि के नियमों के मुताबिक भारत पानी के इस्तेमाल में बदलाव बिना पाकिस्तान की मर्जी के नहीं कर सकता। 2024 में भारत ने इस संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक लेटर भेजा था, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर गौर किया ही नहीं। मेधा बिष्ट कहती है कि असल में ये ट्रीटी कई सालों से सस्पेंड ही है, इसे बस औपचारिक रूप से अब रोका गया है। भारत अपने फायदे का सौदा करने के लिए अब पाकिस्तान को बातचीत के लिए मजबूर कर सकता है। भारत कई सालों से नई सिंधु जल संधि चाहता है। इससे जलवायु परिवर्तन और पानी की मात्रा जैसे मुद्दों पर भारत अपने हितों पर जोर दे सकेगा। दूसरा स्टेप है कि अपने हिस्से के पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करना। इस संधि के तहत भारत केवल 3 पूर्वी नदियों के पानी का ही इस्तेमाल कर सकता है। इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी में से 94% पानी भारत इस्तेमाल करता है। इसके लिए भारत ने पूर्वी नदियों यानी सतलुज पर भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास पर पोंग बांध और रावी पर रंजीत सागर बांध और हैरिके बैरेज, इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। बाकी करीब 6% पानी बिना इस्तेमाल हुए पाकिस्तान चला जाता है। बचे हुए पानी के इस्तेमाल के लिए भारत रावी नदी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज व्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर ऊज डैम बना रहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान लगातार आपत्ति जताता आया है। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि भारत इन नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा और इसीलिए भारत इन नए प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रहा है। सिंधु जल समझौते से पूरी तरह बाहर आने के बाद इन बांधों और परियोजनाओं के जरिए भारत वेस्टर्न रिवर्स का ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हालांकि डैम बनाकर और उसमें पानी स्टोर करके ऐसा रातों रात नहीं किया जा सकता। पश्चिमी नदियों में पूरी सिंधु जल प्रणाली का करीब 80% पानी है। इसे अचानक रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। इसके बाद तीसरा स्टेप है कि पाकिस्तान जाने वाले पूरे पानी को भारत की तरफ मोड़ना। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और काफी सालों तक चलेगा। यहाँ पर केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल कहते हैं कि सबसे पहले नदियों से गाद निकालने का काम किया जाएगा। इससे पानी को रोकना और उसकी दिशा बदलना आसान होगा। नदियों पर बांध और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं उनमें भी आगे तेजी लाई जाएगी। पानी को स्टोर करने के लिए जलाशय बनाकर नदियों की दिशा बदलने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इस सिंधु जल समझौते को रद्द करने से भारत पर क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है और भारत इसको आगे कैसे डील करेगा। दरअसल सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है। इसमें कोई एक देश अपनी मर्जी से इसे रद्द नहीं कर सकता। इसमें कोई भी बदलाव करना हो तो दोनों देशों की सहमति जरूरी है। इसके अलावा इसमें गारंटर के तौर पर वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। विवाद की स्थिति में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के अलावा इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेकर जा सकता है। वियना समझौते के लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 के तहत भारत इस आधार पर संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकी गुटों का इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने भी कहा है कि अगर मौजूदा स्थितियों में कोई बदलाव हो तो कोई भी संधि रद्द की जा सकती है। भारत के ऑफिसर्स का भी कहना है कि इस संधि को रोके जाने में कानूनी रूप से कोई भी समस्या नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता के लिए वर्ल्ड बैंक जाता है तो यहां पर भी भारत का रिएक्शन तैयार हो चुका है। सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक कानूनी रणनीति पर काम कर रही है।